गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम हिंदी की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए हिंदी की क्लास में सबसे पहले हम वर्ण विचार शुरू करते हैं। वर्ण विचार, ठीक है। तो वर्ण विचार में हम देखते हैं सबसे पहले जो है भाषा के बारे में देखते हैं। तो भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर बना है। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना, ठीक है। मतलब भाष का अर्थ बोलना, ठीक है। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सार्थक इकाई वाक्य, ठीक। भाषा की सार्थक इकाई हम वाक्य को कहते हैं। और वाक्य मतलब भाषा की जो सार्थक इकाई है वो क्या है? वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। वाक्य से छोटी इकाई को हम उपवाक्य कहते हैं। और उपवाक्य से छोटी इकाई, उपवाक्य से छोटी इकाई को हम पदबंध कहते हैं। पदबंध। और पदबंध से छोटी इकाई, पदबंध से छोटी इकाई को पद कहते हैं। पद मतलब शब्द। और पद से छोटी इकाई, पद से छोटी इकाई अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई, अक्षर से छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि, ठीक है। तो प्रश्न जो पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी इसमें? वर्ण या ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे जो है छोटी इकाई होगी वर्ण या ध्वनि। क्लियर है यहां तक? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ण या ध्वनि। चलिए एक बार देख लेते हैं। भाषा क्या है? भाषा संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द। और पद से छोटी इकाई को अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण या ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ण या ध्वनि। क्लियर है यहां तक? चलिए तो देखते हैं वर्ण या ध्वनि, ठीक है। वर्ण या ध्वनि, क्लियर है? तो वर्ण या ध्वनि मतलब कि जैसे ध्वनि के बारे में देखें तो सबसे पहला पॉइंट ध्वनि में क्या है कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ठीक है। दूसरा, वर्ण का उच्चारित या कथित रूप। वर्ण का उच्चारित या कथित
कथित रूप ध्वनि कहलाता है। वर्ण का उच्चारित या कथित रूप क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। क्लियर है? ध्वनि श्रवणीयता जो है ध्वनि का सामान्य गुण है, याद रखिएगा। श्रवणीयता ध्वनि का सामान्य गुण है। क्लियर है? तो ये हम ध्वनि के बारे में देख लिए। अब इसी प्रकार जो है वर्ण के बारे में देखते हैं। तो वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण तो सबसे पहले तो यही आएगा कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। दूसरा, ध्वनि का लिखित स्वरूप, ध्वनि का जो है लिखित स्वरूप, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ठीक है, ध्वनि का जो है लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। क्लियर है? तीसरा है प्राथमिक लिखित स्वरूप, प्राथमिक लिखित स्वरूप, ठीक है, वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो ये सभी जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो प्राथमिक लिखित स्वरूप क्या है पूछेंगे तो वर्ण है ये। क्लियर है? लघुत्तम वाक ध्वनि, लघुत्तम वाक ध्वनि वर्ण कहलाती है। ठीक है, लघुत्तम वाक ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा सभी पॉइंट जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एक और लास्ट देख लेते हैं। वर्ण जिसका खंड न किया जा सके, ठीक है, जिसका खंड न किया जा सके, ठीक है, जिसका खंड ना किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। क्लियर है? जैसे कि आपका राम ये शब्द है। ठीक है, अब इसका हम खंड करते हैं तो ये हो जाएगा र प्लस आ, ये हलंत र प्लस आ, उसके बाद है हलंत म प्लस जो है अ। ठीक है, तो राम को हम इस प्रकार से 4 वर्ण में जो है तोड़ दिए हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम और जो है तोड़ नहीं सकते, इसको और हम खंड नहीं कर सकते, इसलिए इसको कहा गया है जिसका खंड ना किया जा सके या जिसको हम खंडित नहीं कर सकते वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो पूछे कि राम में जो है राम कितने वर्णों से मिलकर बना हुआ है, तो हम बता सकते हैं कितने वर्ण से? 1 2 3 4, तो 4 वर्ण से मिलकर बना हुआ है। ऐसा भी प्रश्न जो है पूछा जाता है। क्लियर है? तो इसको आप खंड करके देख सकते हो, तो कितने वर्ण से मिलकर बना है? 4 वर्ण से। ठीक है, तो इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित जो है समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को जो है वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जो है हिंदी वर्णमाला
माला में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या 52 है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितना है? 52 है। अगर मान लो प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो 52। ठीक, अगर 52 ऑप्शन में नहीं दिया है, 52 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हमको जो है लेना है 44। हमको कितना लेना है? 44। अब इसको कैसे लेते हैं? जैसे स्वर और जो है व्यंजन, तो 11 स्वर लेते हैं और 33 जो है व्यंजन लेते हैं। तो 11 और 33 कितना हो गया? 44, अगर 52 नहीं दिया है तो। ठीक है, और 52 हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछेंगे तो कितना लेना है? 52 लेना है। तो ये 44 तो ये हो गया, और इसके अतिरिक्त आपका द्विगुण व्यंजन आते हैं। द्विगुण व्यंजन, इसकी संख्या 2 होती है। 44 2 46 हो गया। अयोग वाह वर्ण आते हैं, अयोग वाह वर्ण, इसकी संख्या 2 है। 46 और 2 कितना हो गया? 48। ठीक है, और फिर उसके बाद संयुक्त व्यंजन, संयुक्त जो है व्यंजन आते हैं, इसकी संख्या है 4। तो ये टोटल कितने हो गए आपके? 52। 11 और 33 कितना हो गया? 44, 2 46, 2 48 और 4 कितने हो गए? 52। तो वर्णों की कुल संख्या पूछेंगे तो कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। ठीक है, अगर 52 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आपको जो है 44, तो इन दोनों को जो है लेकर देखते हैं, है ना, इन दोनों को 11 और 33। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड में जो है वर्णों की संख्या कितना दिया हुआ है? 44 दिया हुआ है। तो 11 और जो है 33 को जोड़कर जो है लिया जाता है, ये जो है 44। क्लियर है ये? तो 52 नहीं दिया है तो आपको कितना लेना है? 44 लेना है। ठीक, ये और अयोग वाह वर्ण, अयोग वाह वर्ण, इनको भी अगर हम जोड़ दें तो 44 और 2 कितना हो जाता है? 46। 44 और 2 कितना हो जाता है? 46 हो जाता है। तो हमको सबसे पहले हमको देखना है कि वर्णों, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या अगर पूछेंगे तो 52 लेंगे। ऑप्शन में 52 दिया है तो 52 हमको लेना है। ठीक है, उसके बाद 44 दिया है तो 44 लेना है। अगर 44 नहीं दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है, तो 46 लेना है। क्लियर है यहां तक? चलिए, स्वर, स्वर किसे कहते हैं? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। क्लियर है? अब स्वर कौन सा है देख लेते हैं। अ, आ, ई, ऊ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ओ, औ, और आहा। ठीक है, ये क्या है? स्वर है। तो यहां पर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कुल स्वर अगर पूछें, कुल स्वर कितने हैं पूछेंगे आपसे, तो कुल स्वरों की संख्या हो जाएगी 13। क्लियर है? कुल स्वरों की संख्या अगर पूछेंगे तो 13 लेना है। अगर खाली स्वर की संख्या पूछेंगे कि स्वर की संख्या कितनी है, स्वर की संख्या, तो हम यहां पर अम और आहा को जो है हटा देंगे।
अम और आह को हटा देंगे क्योंकि वो अयोगवाह वर्ण है, न स्वर में आते हैं न व्यंजन में आते हैं वो। ठीक है, तो इससे इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 11। तो कुल स्वर पूछेंगे तो 13 और स्वरों की संख्या पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है उच्चारण की दृष्टि से स्वर की संख्या, तो उसमें जो है 10 को आंसर लिया गया है। ठीक है, तो उसमें 10 को आंसर लिया गया है, तो 10 को कैसे लिए हैं? अयोगवाह वर्ण इन दोनों को हटा दिए हैं और री को भी हटा दिए हैं। तो अब हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है देखना है क्वेश्चन जो है क्या पूछे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लेना है। अगर आपसे केवल पूछे स्वर की संख्या कितनी है, अगर ऑप्शन में जो है 11 दिया हुआ है तो 11 लेना है। अगर कुल स्वर की संख्या पूछेंगे तो 13 लेना है। ठीक है, अगर स्वर की संख्या पूछे हैं 11 और 13 नहीं दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है तो 10 को लेना है। ठीक, अच्छा याद रखिएगा 13 कब लेना है? जब बोलेंगे कि कुल स्वर की संख्या पूछेंगे तो 13 लेना है। ठीक है, अगर कुल स्वर की संख्या नहीं पूछे हैं तो अगर ऑप्शन में 11 दिया है तो 11 लेंगे, अगर ऑप्शन में 11 नहीं दिया है तो 10 लेंगे। क्लियर है क्या? तो ये हो गया आपका जो है स्वर। अब हम देखते हैं स्वर के भेद। पहला जो उत्पत्ति के आधार पर स्वर, उत्पत्ति के आधार पर जो है स्वर, तो देखते हैं पहला है मूल स्वर और दूसरा है संध्य स्वर। तो मूल स्वर की संख्या है 4, अ, ई, उ और जो है री। क्लियर है? और संध्य स्वर की संख्या है 7। संध्य स्वर को जो है 2 भाग में बांटा गया है, एक दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त। दीर्घ और संयुक्त को ही जो है मिश्रित स्वर भी कहते हैं, मिश्रित स्वर। तो दीर्घ स्वर में क्या आ जाएगा आपका? आ, बड़े ई और बड़े ऊ। जो मूल स्वर में है अ, ई, उ, इसमें जो है बड़ा मात्रा लगा दो, अ में बड़ा मात्रा, आ, ई में बड़े ई की मात्रा, ई, उ में उ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो गया। संयुक्त स्वर में क्या हो गया? जो बच गया वो संयुक्त स्वर में जैसे कि ए, ओ और जो है औ, इसको हम संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर में लेंगे। ठीक है, अब इसको जो है दीर्घ स्वर में क्यों लिए हैं? क्योंकि आ जो है, आ या ई या उ, ये क्या है? अ प्लस अ से मिलकर बना है, ये ई प्लस ई से मिलकर बना है और ये उ प्लस जो है उ से मिलकर बना है, इसलिए इनको जो है दीर्घ स्वर बोला जा रहा है। लेकिन ये संयुक्त या मिश्रित स्वर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ए, ओ, औ ये कैसे बना है? जैसे अ या आ को ई और बड़े ई से मिलकर क्या बनता है? ये ए बनता है। ठीक है, इसी प्रकार अ और आ प्लस ए या ए मिलकर क्या बनता है? ए। क्लियर? इसी प्रकार अ और आ प्लस उ मिलकर बनता है ओ, और अ और आ प्लस जो है उ या बड़े उ मिलकर बनता है ए। इसमें बड़े उ आएगा, इसमें आएगा ओ आएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है औ। क्लियर है? तो इसमें देख सकते हो, इसमें जो है समान स्वर मिलकर जो है दीर्घ बना है, तो समान स्वर जो है मिला है, इसलिए ये क्या है? दीर्घ कहला रहा है, इसलिए दीर्घ स्वर में आएगा। लेकिन ये संयुक्त या मिश्रित स्वर क्यों आ रहा है? क्योंकि इससे अलग अलग स्वर है,
आ है और यहाँ पर ई और बड़े ई है, अलग अलग स्वर है, अलग अलग स्वर के मेल से ये बन रहा है, इसलिए इसको जो है संयुक्त या मिश्रित जो है स्वर के अंतर्गत लेंगे। क्लियर है क्या? यहां तक समझ में आया? ठीक, चलिए अब हम अगला देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के भेद। ठीक है, उच्चारण के समय, उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर, उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के हैं? तो स्वर हैं आपके, एक तो मूल स्वर है, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक है, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो मूल स्वर में वही चार आएंगे मूल स्वर के अंतर्गत। ठीक है, जैसे कि अ, ई, उ और जो है री, ये चार जो है आपके मूल स्वर के अंतर्गत आएंगे। मूल स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इसके उच्चारण में एक मात्रा, इसको एक मात्रिक भी बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर। ठीक है, तो इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। क्लियर है? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर जो मूल स्वर, मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, इसको जो है ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? जो मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, ह्रस्व जो है स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगे, उस स्वर को हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है, दीर्घ स्वर की संख्या है 7। ठीक, तो जो बच गए स्वर जैसे कि आ, बड़े ई, बड़े ऊ, ठीक है, इसके बाद है ऐ, ए और ऐ, ओ और जो है औ। तो ये जो है 7 जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत है। इनको द्विमात्रिक कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक, मतलब दो मात्रा का जो है समय लगता है। इसके उच्चारण में जो है दो मात्रा का समय लगता है, या ह्रस्व स्वर से जो है दुगना समय लगता है। ठीक है, दोगुना, ठीक है, दुगना जो है समय लगता है, दुगना समय लगता है। ये आपका क्या हो गया? दीर्घ स्वर हो गया। अब देखते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर में क्या होगा? इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे। ठीक है, तिगुना समय, तिगुना समय लगता है। ठीक है, इसको त्रिमात्रिक कहते हैं, त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक जो है स्वर। ठीक, ये इस प्रकार से आपका जो है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। जैसे कि किसी को जो है, जैसे राम बोलना है, ठीक है, तो ये मतलब आवाज दे रहे राम को, तो राम। ठीक, तो इस तरीके से होगा, राम को आवाज दे रहे हो आप, है ना, तो राम करके बोलोगे तो आवाज थोड़ा क्या है, मतलब जोर से आप बोलोगे, है ना, तो थोड़ा लंबा खींचोगे आप, तो लंबा खींच रहे हो मतलब क्या? तिगुना समय लग रहा है। इसी को हम क्या बोलेंगे? प्लुत जो है स्वर कहेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका जो है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर जो है किसी को दूर, कोई व्यक्ति है उसको बुलाने में इसका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या संगीत में राग छेड़ना है आ करके, तो उसमें जो है प्लुत स्वर का जो है उपयोग जो है होता है। ठीक है, रोने में, हंसने में प्लुत स्वर का जो है उपयोग होता है। क्लियर है क्या? तो उच्चारण के समय की दृष्टि से जो है स्वर, तो 3 प्रकार के मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, इसकी संख्या 4,
अ ई उ री, और ये क्या है, एक मात्रिक होता है क्योंकि एक मात्रा का समय इसमें लगता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर इसकी संख्या 7 है। आ ई उ ए ओ औ, ये द्विमात्रिक होता है, दुगना समय लगता है। ठीक है। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, जिसके उच्चारण में हमें तिगुना समय लगे या 3 मात्रा का समय लगे, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। जैसे किसी को बुलाने, जैसे राम दूर में है, उसको बुलाने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है। संगीत में तान छेड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। रोने हंसने में जो है इस प्लुत स्वर का जो है प्रयोग होता है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम जो देखते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर जो है स्वर, तो देखते हैं अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, और तीसरा है पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, मतलब जिस स्वर के उच्चारण में जो है जीभ का सामने का भाग प्रयोग होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं, और मध्य भाग प्रयोग होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, और जिस स्वर के उच्चारण में जो है जीभ का पश्च भाग, पीछे का भाग प्रयोग होता है उसको हम पश्च स्वर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। मध्य स्वर में लिख लीजिए अ जो है मध्य स्वर में है। अब अ के बाद क्या आता है, आ आता है, मतलब बड़े आ, तो ये पश्च स्वर में हो जाएगा आ। अब आ के बाद क्या आता है, ई और बड़े ई, तो ये अग्र स्वर में हो जाएगा। ई और बड़े ई क्या है, अग्र स्वर में हो जाएगा। अब ई और बड़े ई के बाद क्या आता है, ऊ और बड़े ऊ आएगा, तो ये आ जाएगा ऊ और बड़े ऊ पश्च स्वर में। अब ऊ और बड़े ऊ के बाद क्या आएगा, ए और ऐ, तो ये हो जाएगा ए और जो है ऐ। ठीक। इसके बाद जो है ए और ऐ के बाद क्या आएगा, ओ और औ, तो ये इसमें आ जाएगा ओ और औ। ठीक। अब इसको याद कैसे करना है, इसको देखो, याद करने का तरीका बहुत आसान है। मध्य स्वर को पहले लिख लो अ, उसके बाद अ के बाद क्या आएगा, बड़े आ आएगा, तो बड़े आ किस में आ जाएगा, मध्य स्वर में आ जाएगा। बड़े आ के बाद क्या आएगा, ई और बड़े ई, तो ये अग्र स्वर में आ गया। अब ई और बड़े ई के बाद क्या आएगा, ऊ आएगा, तो ऊ और बड़े ऊ पश्च स्वर में आ गया। ठीक। ऊ और बड़े ऊ के बाद क्या आएगा, ए और ऐ आएगा, तो ये अग्र स्वर में आ गया। और इसके बाद ओ और औ, तो ये आपका जो है पश्च स्वर में आ जाएगा। ठीक है। ये इसके अलावा अगर आपको इस प्रकार से भी दे दिया है आ, तो ये आपका जो है गृहीत जो है वर्ण है, इसको हम बोलेंगे गृहीत जो है वर्ण कहा जाता है। ठीक है। मतलब ये जो है बाहर से लिया गया जो है वर्ण है। ठीक। विदेशी वर्ण है इसको। ठीक है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर जो है ये याद रखिएगा, अग्र, मध्य और जो है पश्च जो है स्वर। क्लियर है? तो इसमें हम देखते हैं, एक तो विवृत स्वर है, विवृत स्वर, दूसरा होता है अर्ध विवृत, अर्ध विवृत स्वर, तीसरा होता है अर्ध संवृत, और चौथा होता है संवृत स्वर। क्लियर है? तो विवृत का मतलब है खुलना, मुख द्वार का क्या होता है इसमें, खुलना। अर्ध विवृत, इसमें भी क्या होगा, खुलना। अर्ध संवृत, संवृत मतलब होता है बंद होना। पहले तो ये इसको आप लिख लो। ठीक। अब विवृत मतलब क्या हो रहा है, जिस स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, विवृत स्वर कहेंगे। पूरा खुलता है, जैसे कि आ बोलने से क्या है, मुख द्वार जो है पूरा खुल रहा है। ठीक है। तो विवृत स्वर में क्या आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद अर्ध विवृत, अर्ध विवृत में क्या होगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है
आधा खुले, आधा खुले, तो इसमें यहाँ क्या आ जाएगा, बोल के देखो, ए और जो है ओ, ठीक है, उच्चारण करके देखोगे तो पता चल जाएगा ए ओ, तो आधा जो है मुख द्वार जो है खुल रहा है। क्लियर है। अब इसमें देखते हैं अर्ध संवृत में क्या होगा। अर्ध संवृत में मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद होता है, इसमें बंद शब्द को ध्यान रखना है, इसमें खुला शब्द ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है आधा बंद होता है उसको हम क्या कहेंगे, अर्ध संवृत। इसके अंतर्गत आ जाएगा ए और ओ। क्लियर है। अब संवृत, संवृत मतलब क्या होगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद होता है, ठीक है, लगभग जो है बंद होता है, उसे हम क्या कहेंगे, संवृत स्वर कहेंगे। अब जो बच गया वो संवृत स्वर है। क्या बच गया, ई बच गया, ई, बड़े ई, ऊ और जो है बड़े ऊ बच गया। ठीक, तो ये हो गया आपका विवृत स्वर। आ अर्ध विवृत, अ, ए, औ। अर्ध संवृत में क्या होगा, ए और ओ, और संवृत में क्या हो जाएगा, ई, बड़े ई, ऊ, बड़े ऊ। क्लियर है। देखते हैं ओठों की जो है स्थिति के आधार पर जो है स्वर। तो एक जो है अवृतमुखी और वृतमुखी। अब देखते हैं ओटों की स्थिति के आधार पर जो है स्वर। ठीक है, तो ओटों की जो है स्थिति के आधार पर स्वर, जैसे अवृतमुखी, अवृतमुखी, अवृतमुखी स्वर, और दूसरा है वृतमुखी स्वर। अवृतमुखी स्वर मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ की जो आकृति है वो गोलाकार या वृत्ताकार ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अवृतमुखी। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है वृत्ताकार या गोलाकार हो उसको हम क्या कहेंगे, वृतमुखी स्वर। तो अवृतमुखी में क्या आ जाएगा, अ, आ, ई, बड़े ई, ए और ऐ। जबकि वृतमुखी में क्या आ जाएगा, ऊ, बड़े ऊ, ओ और जो है औ। ये तो ये अवृतमुखी जो है स्वर हो गए, और ये क्या हो गए, वृतमुखी जो है स्वर। इसे बोल के देख सकते हैं, ऊ बोलने पर गोलाकार हो रहा है ना, ऊ, ओ, बोलने पर क्या है, आपको जो है गोलाकार होते जो है दिखेगा, गोलाकार या वृत्ताकार। क्लियर है। जबकि इनके उच्चारण में ऐसा नहीं होता है। तेवटों की स्थिति के आधार पर जो है स्वर है। हवा का मुंह और नाक से निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर स्वर। ठीक है, तो हवा, हवा का जो है मुंह या मुख और जो है नाक से निकलने के आधार पर जो है स्वर। क्लियर है। तो हवा का जो है मुंह और नाक से निकलने के आधार पर जो है स्वर। तो इसमें हम देखते हैं पहला जो है नीर नु नासिक, नीर नु नासिक स्वर, या इसको मौखिक स्वर कहते हैं। मौखिक जो है स्वर, नीर नु नासिक जो है स्वर मौखिक स्वर, या अनुनासिक, अनुनासिक जो है स्वर। ठीक है, ये मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में
हवा केवल मुंह से निकले, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, नीरनुनासिक स्वर या मौखिक स्वर या अनुनासिक स्वर। क्लियर है? मतलब हवा कहाँ से निकली, मुंह से निकले, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, नीरनुनासिक, मौखिक स्वर या अनुनासिक स्वर। तो सभी स्वर जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगे, सभी जो है स्वर इसके अंतर्गत आ जाएंगे, आ ई, इस तरीके से, ठीक है। तो जो 11 स्वर हैं वो सभी स्वर जो है इसके अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा हम देखते हैं नीरनुनासिक के बाद जो है अनुनासिक स्वर, अनुनासिक जो है स्वर, या इसको बोलते हैं सनुनासिक, सनुनासिक जो है स्वर, अनुनासिक स्वर या फिर जो है सनुनासिक जो है स्वर। मतलब इसमें क्या होगा, हवा जो है, जिन स्वर के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से जो है निकले, उसे हम क्या कहेंगे, अनुनासिक जो है स्वर, ठीक है। मतलब हवा जो है मुख और नाक से निकले तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर अनुनासिक जो है स्वर या सनुनासिक जो है स्वर। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका ये चंद्र बिंदु वाला इस तरीके से, या ई, ठीक, ये। तो इस प्रकार से जो है ऊपर में इधर चंद्र बिंदु अगर दिया हुआ है या इस प्रकार से लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा आपका अनुनासिक स्वर या सनुनासिक जो है स्वर, और इनके उच्चारण में हवा जो है वो मुख और नाक दोनों से निकलेगी। क्लियर है? जबकि नीरनुनासिक या मौखिक स्वर या अनुनासिक स्वर, इसमें हवा जो है केवल जो है मुख से निकलेगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए।